नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच केंद्र ने एक ऐसा कानून लागू कर दिया है जो दिल्ली में जनता की चुनी हुई सरकार के मुकाबले उपराज्यपाल को ज्यादा ताकत, ज्यादा अधिकार देता है। नए कानून के अनुसार दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। अब उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना कार्यकारी कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्वायत्त के मामले में संघीय ढांचा बनाए रखने को कहा था, जिससे कि राज्य कैबिनेट और एलजी की शक्तियों में बैलेंस बना रहे। लेकिन जीएनटीसीडी कानून ने इस बैलेंस को एक तरफा कर दिया है और यहीं से सियासी परेशानियां शुरू हो सकती है, जिससे कि टकराव की स्थिति बनेगी। आम आदमी पार्टी ने केंद्र के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति बद से बदतर हो रही है और केजरीवाल सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ऐसे में सही समय पर नया कानून लागू हुआ है और अब उपराज्यपाल दिल्ली की जनता के हित में उचित फैसले लेंगे। और आज हम केंद्र ने इस फैसले के तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में जीएनसीटी कानून यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अब सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 की धारा की एक उपधारा 2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है। बजट सत्र के दौरान 24 मार्च को ये राज्यसभा से पास हुआ था। केंद्र सरकार के मुताबिक इस कानून में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। दुर्भाग्य की बात है कि संसद के दोनों सदनों के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों का विरोध होने के बावजूद भी संख्या के बल पे भारतीय जनता पार्टी ने इस अनैतिक बिल को, गैर संवैधानिक बिल को पास करवाया। संविधान का संशोधन करने के बजाय एक सिंपल बिल के माध्यम से सरकार की शक्तियां कम की, एक नॉमिनेटेड व्यक्ति को एक प्रदेश का मालिक बनाया। देखिए, आज केजरीवाल जी जो भी कहें, उनकी बातें ऐसी लगती हैं कि ये खोखले वादे हैं जो इन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो बहुत पहले करना चाहिए था, जिसमें वो पूरे तौर से फेल हो गए हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये राजनीति का वक्त नहीं है, ना हम इस पर राजनीति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्टेट की सरकार और सेंटर की सरकार जिस तरह से समन्वय बना के लोगों को राहत पहुंचाने का काम करे, और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों में भारी विरोध के बीच इस विवादास्पद कानून को मंजूरी दी गई थी। लोकसभा ने 22 मार्च को और राज्यसभा ने 24 मार्च को इसकी मंजूरी दी थी। जब इस विधेयक को संसद ने पारित किया था, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन करार दिया था। अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली में चुनी हुई सरकार के विपरीत शासन करने और दिल्ली सरकार की योजनाओं को रोकने का प्रयास करती रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा था कि इस संशोधन का मकसद मूल विधेयक में जो अस्पष्टता है उसे दूर करना है, ताकि इसे लेकर विभिन्न अदालतों में कानून को चुनौती नहीं दी जा सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में एक अहम फैसला सुनाया था, जहां संविधान पीठ ने व्यवस्था दी थी कि उपराज्यपाल को फैसले लेने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है और वो निर्वाचित सरकार की सलाह से काम करने के लिए बाध्य है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय में कहा था कि निरंकुशता और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। कानून में किए गए संशोधन के अनुसार अब सरकार को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे। दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते उपराज्यपाल को कई शक्तियां मिली हुई हैं। दिल्ली और केंद्र में अलग अलग सरकार होने के चलते उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारियों को लेकर तनातनी चलती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट।
अगर दिल्ली के अंदर देखा जाए तो इस वक्त बड़ी विकट परिस्थितियां बनी हुई हैं। एक तरफ तो दिल्ली कोरोना की मार झेल रही है, दूसरी तरफ अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है। सिस्टम पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो बेहाल हो चुका है। लोग हाहाकार कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक सियासी जंग भी चल रही है और ऐसे में अब जो यहां पर कानून आया है उसके तहत अब उपराज्यपाल यानी कि गवर्नमेंट मतलब उपराज्यपाल, अब ये जो स्टेटमेंट आई है इसका मतलब क्या है और इसके चलते इस स्टेटमेंट के बाद, इस कानून के बाद जो एक तरह से अब केंद्र के पास शक्ति गई या फिर ये माना जाए कि राज्यपाल के पास अब ज्यादा ताकत है या ज्यादा जिम्मेदारियां भी आएंगी। अगर ताकत है, कर्तव्य है तो जिम्मेदारियां भी हैं। तो उस बाबत अब क्या इसकी प्रेजेंट स्टेटस रहने वाली है दिल्ली की और इस स्टेटस के चलते क्या जो बेहाल हो चुकी है दिल्ली कोरोना काल के चलते फिर से अपने पुराने हाल में लौटेगी? फिर से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपको बता दें कि अभिषेक दत्त हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिजेश राय हैं जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन शालिनी सिंह है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर राहुल भार्गव है, सीनियर डॉक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल, वो भी हमारे साथ हैं। और इसके अलावा पीके मल्होत्रा है जो कि पूर्व कानून सलाहकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले पीके मल्होत्रा जी, ये जो अभी परिस्थितियां हैं खासतौर पर दिल्ली के अंदर, एक नया कानून आता है, उसको लागू कर दिया जाता है और ऐसे में एक लाइन यहां पर आती है कि दिल्ली में गवर्नमेंट मतलब उपराज्यपाल। इस स्टेटमेंट के साथ, इस कानून के साथ अब वर्तमान स्थिति क्या है दिल्ली की? प्रियंका जी, आप जो प्रश्न रेज कर रही हैं, तो मैं समझता हूं आज हम जो विषय डिस्कस कर रहे हैं वो उसमें दो इशू इन्वॉल्व है। एक तो प्रेजेंट स्टेटस जो कोरोना से डील करने वाली है और दूसरा जो पार्लियामेंट ने अभी कानून पास किया लास्ट सेशन में जिसमें राज्यपाल को शक्तियां अधिक दी गई हैं और जो निर्वाचित सरकार है उससे वो शक्तियां ले ली गई हैं। वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इशू है, वो अलग से इशू है और शायद उसके लिए हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसी संभावना है कि कोई ना कोई व्यक्ति को कोर्ट में जाकर के दोबारा चैलेंज करेगा। जैसा कि आपकी ब्यूरो रिपोर्ट में भी अभी कहा गया कि ये जो निर्वाचित सरकार है उसके अधिकारों को सीमित करती है और ये जब बिल पार्लियामेंट में लाया गया, बिल को पार्लियामेंट में लाते हुए ये कहा गया कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है हम उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अब जो भी कानून के जानकार होंगे, अगर आप उनसे बात करेंगे तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान पीठ की जजमेंट को देखें और इस जो अमेंडमेंट लाया गया पार्लियामेंट द्वारा उसको देखें तो ये सिर्फ उसका एक क्लैरिफिकेशन नहीं है, रादर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो प्रिंसिपल ले डाउन किए गई, जो व्याख्या की गई संविधान के आर्टिकल 239AA की, उसको एक तरह से निरस्त करता है। लेकिन अगर आप स्थिति से डील करने की बात कर रहे हैं तो आज की जो स्थिति है और जो दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी कल या 2 दिन पहले जो ऑब्जर्वेशन दी, अगर हम उसको मद्देनजर रखते हैं तो अब केंद्रीय सरकार जो है वो और अधिक ध्यान से और अच्छे तरीके से जो है प्रेजेंट सिचुएशन को डील कर पाएगी। ठीक है, एक बात बताइए यहाँ पे पीके मल्होत्रा जी, जैसे कि ये सेक्शन 239AA जिसमें बाकायदा ये लेजिस्लेटिव को ये कानून पास करने की जिम्मेदारी देती है या फिर कहा जाए कि अधिकार दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 24 के क्लॉज 3 की बात आती है जहां पर एलजी को ये फ्रीडम दी जाती है कि अगर आपको कोई कानून, अगर आपको कोई यहाँ पर विधेयक पसंद नहीं आता है तो आप उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। ये जो परिस्थितियां हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें विरोधाभास फिर ज्यादा बनेगा? जिस समस्या का समाधान करने के लिए कानून लाया गया है, ये सेक्शन जो है उसमें कहीं ना कहीं परिस्थितियों में बदलाव कर सकता है। देखिए, पहले भी केंद्र सरकार में और दिल्ली के अंदर अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति कभी नहीं आई। ये कानून 1992 से लागू हुआ है, इस तरह की परिस्थिति कभी नहीं आई है। प्रेजेंट सिचुएशन जो आई है, मैं उसको मानता हूँ कि इससे पॉलिटिकल रीजन अधिक है, ना कि कानूनी। अगर 239AA की हम व्याख्या करें तो उसके अंदर दिल्ली का एक स्पेशल स्टेटस है। ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी इसको डिक्लेयर किया गया। यूनियन टेरिटरी होते हुए भी इसका स्टेटस यूनियन टेरिटरी से क्योंकि थोड़ा अलग है, उसके लिए 239AA में प्रावधान करके यहाँ एक इलेक्टेड सरकार का जो है प्रावधान किया गया। एक इलेक्टेड सरकार, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी टेरिटरी के अंदर वो काम ही नहीं कर सकते, उसकी पॉलिसीज ही नहीं बना सकते, उसके लिए हर काम के लिए उसको अगर केंद्रीय सरकार के पास जाने की जरूरत है तो मैं समझता हूँ या तो सिस्टम में कोई खामी है या इस पर पुनर्विचार की जरूरत है कि क्या दिल्ली को, जहाँ केंद्र की सीट है,
एक लेजिस्लेटिव असेंबली की जरूरत है, जिसकी डिमांड हमेशा से रही है। कहाँ तो एक तरफ हम बात करते हैं कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड जाए, फुल स्टेटहुड ना दे करके एक यूनियन टेरिटरी को एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दिए गए, जिसको कि वो सारी शक्तियां दी गई जो स्टेट के पास, जो राज्यों के पास होती है, एक्सेप्ट 3 विषय, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड। इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी विषयों के ऊपर जो इलेक्टेड सरकार है उसको कानून बनाने का अधिकार दिया गया। हाँ, केंद्र सरकार उसमें दखल दे सकती है केवल उन मामलों में जिनमें उसका प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 2018 में इसका इंटरप्रिटेशन भी दिया, लेकिन उस इंटरप्रिटेशन को अब ये बदला जाना ये पॉलिसी, और इसके ऊपर कोई चैलेंज करेगा तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेकर के उसकी दोबारा कोई व्याख्या देने की अगर आवश्यकता होगी तो अवश्य देगी। ठीक है, यहाँ पर एक बात और पूछना चाह रही थी मैं आपसे पीके मल्होत्रा थी, GNTCT एक्ट 2021 और 15 की उपधारा 2, ये क्या फैक्टर है? इसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए, जिसका हवाला यहाँ पर इस कानून के जरिए दिया गया है। देखिए, एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट जो बनाया गया उसी के अंदर ही असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, क्या किस पावर्स होंगी उसका डिटेल सारा जो है एनसीटी दिल्ली एक्ट बनाया गया के अंदर दिया गया है। और एनसीटी दिल्ली एक्ट जो है वो कहाँ से उसको पास करने की पावर पार्लियामेंट को जो है वो आर्टिकल 239 ए में ही मिली है। तो मैं नहीं समझता कि इसके लिए कोई सेपरेट और व्याख्या की जरूरत है, लेकिन ये उसकी जो प्रावधान को व्याख्या करके इन्होंने अभी पावर जो स्टेट गवर्नमेंट की थी, जो असेंबली थी, वो असेंबली की पावर को लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया गया है। तो इन ए वे अभी सभी डिसीजंस के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो कि प्रेसिडेंट के प्रतिनिधि होते हैं, जो केंद्रीय सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, अब फाइनल डिसीजन लेने की अथॉरिटी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आ गई है। तो उससे जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका रोल जो है वो बहुत कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, आपने कहा कि अब ज्यादातर जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास आ जाते हैं और जो चुनी हुई सरकार है उसके अधिकार सीमित हो जाते हैं। तो एक बार क्या आप इन अधिकारों को, इन कार्य क्षेत्रों को भी समझाएंगे कि आखिर कहां पर लिमिट बन जाती है, खासतौर पर जो चुनी हुई सरकार है और यहाँ पर उपराज्यपाल के बीच में कार्य क्षेत्र किस तरह का रहेगा? क्या एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? देखिए, जब आपके पास नेचुरली अभी पीछे भी हमने इस तरह के इंस्टांसेस देखे हैं जहाँ चीफ मिनिस्टर ने कोई ऑर्डर पास करके उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा, तो उन्होंने उसका संज्ञान लेते हुए या तो उसको केंद्रीय सरकार को रेफर कर दिया या उनको अपने पास रखा। इस तरह के इंसिडेंट पास में भी हुए हैं। और अब ये कानून पास हो जाने के बाद में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर आई है, ये उनको समझे स्टेचुटरी पावर पार्लियामेंट ने दे दी है। तो स्टेचुटरी पावर पार्लियामेंट से मिल जाने के बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं। वो किसी भी कानून को या तो रोक सकते हैं जो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया, जो दिल्ली की सरकार द्वारा बनाया गया उसको रोक सकते हैं, या वो केंद्र को उसको रेफर कर दें फाइनल डिसीजन के लिए। और इस तरह डिसीजन लेने में और प्रशासन को चलाने में ऐसी संभावना है कि कुछ एक विषयों के ऊपर जिसके ऊपर जल्दी डिसीजन लेने की जरूरत है उसमें देरी भी हो सकती है। ठीक है, डॉक्टर पीके मल्होत्रा जी, आपने सारी जानकारी दी इस बाबत। अभिषेक जी, समस्या तो ये पहले से ही आ रही थी कि कहीं न कहीं उपराज्यपाल और उसके साथ ही केजरीवाल सरकार के बीच में मतभेद है। समस्या ये थी कि इसको सुलझाया जाएगा ताकि जो हालात बने हुए हैं कोरोना काल में उसमें जल्दी फैसले होंगे और लोगों को सहूलियत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तो पूरी ताकत अगर देखा जाए, पूरी ना सही लेकिन ज्यादातर ताकत उपराज्यपाल को दे दी जाती है। अब टकराव की स्थिति नहीं बनेगी। कोरोना काल में कहाँ समस्याओं का समाधान स्पीड के साथ होना चाहिए था, वहां तो अब लगता है कि और रुकावटें आने वाली हैं। जल्दबाजी में लिया गया क्या फैसला? देखिए, फैसले की टाइमिंग ये क्लियरली दिखाती है कि कितनी इनसेंसिटिव भारतीय जनता पार्टी। आप पिछले साल देखिएगा, जब मध्य प्रदेश की सरकार गिरी उसके बाद जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन। लॉकडाउन के बीच में व्यवस्थाएं किस तरीके से बनाई जाए, डॉक्टर्स किस तरीके से ज्यादा लेके आए जाए, ऑक्सीजन किस तरीके से बढ़ाया जाए, उस पर ध्यान नहीं था। राजस्थान की सरकार कैसे गिराई जाए, इस पर उनका फोकस। आज दिल्ली जिस तरीके से सफर कर रही है, ये स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की नाकामी दिल्ली में सामने आती है। ना दिल्ली में बेड है, ना दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन है। और अगर भगवान न करे किसी घर में कोई मौत हो जाए तो 48 घंटे से ज्यादा क्रीमेशन ग्राउंड पे टाइम लगता है। परंतु आज समय था सभी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ मिलकर दिल्ली को बचाने का। इस समय एक ऐसा कानून पारित करना
और एक लोकतंत्र की हत्या करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य देश संभालना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से करी जाए। आज दिल्ली के अंदर आप किसी भी अस्पताल में फोन कर लीजिएगा, कहीं पे भी बेड अवेलेबल नहीं है। 10,000 बेड का क्वारंटीन सेंटर एलजी साहब, अमित शाह जी और अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर चालू करा था राधा स्वामी सत्संग ब्यास में। आज वहां पे मात्र 100 लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखलाता है इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। इनका ऑब्जेक्टिव है यहाँ तो सरकारों को तोड़ लो और यहाँ केजरीवाल जी की तरह वीक सीएम की सरकार की पूरी परिकल्पना ही बदल दो। और दुख इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल चुप क्यों रहे। आज 3 महीने, जब पहली बार फरवरी के अंदर लोकसभा के अंदर ये कानून प्रपोज हुआ, तब से लेके जब तक ये पारित नहीं हुआ तब तक केजरीवाल जी के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। आज तक वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। परंतु जो भी करें, आज समय पॉलिटिक्स का नहीं है। आज समय देश की राजधानी को बचाने का। दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं, आप नोएडा में देखिए, आप हरियाणा में देखिए, दिल्ली से लोग आईसीयू की तलाश में 500 किलोमीटर दूर 1 लाख रुपए एम्बुलेंस में देके जा रहे हैं। आज सरकारों को, एलजी महोदय को कहना चाहिए था, ये होम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए था, दिल्ली को संभाल लो, तोड़ तो बाद में लेंगे, परंतु आज संभालने का समय है, पॉलिटिक्स का समय नहीं है। और इसी बात को देख के दुख होता है। कोई टीवी चैनल ऑन कर लो, बीबीसी क्या रिपोर्ट करती है कि चिताएं जल रही हैं दिल्ली में। एक तरफ चिताएं जल रही है, दूसरी तरफ लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ठीक है, ये देख के दुख होता है। ठीक है, कैप्टन शालिनी सिंह जी, क्यों चुप है अरविंद केजरीवाल, जैसे कि अभिषेक दत्त जी ने कहा? मैं अभिषेक जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी चुप हैं। जब ये बिल राज्यसभा लोकसभा में प्रस्ताव पारित भी हुआ था, उससे पहले भी इस बात कहा जा रहा था, उन्होंने भी कहा था, पूरी टीम ने भी कहा था, आम आदमी पार्टी की पूरी टीम ने कई जगह इस चीज का बिल्कुल अच्छे से इस चीज का खंडन भी किया था कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, इसको कोर्ट ने भी कहा है। और बार बार ये कहा रहा है कि दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार जनता की सरकार है, पूरी सीट्स लेके आई है। तो इसमें केजरीवाल इनफैक्ट जो दिल्ली की जनता है वो भी इस बात को कह रही है कि ये जो एलजी को सरकार बनाने का हम सेंटर करने की कोशिश कर रही थी वो बिल्कुल गलत है और इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करा। फिर भी जबरदस्ती से इसको लोकसभा नहीं, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी चुप्पी साधे बैठे हैं, ठीक है शालिनी जी, हमारे सांसदों ने भी इसका बहुत तगड़ा विरोध किया है। 17 मार्च को मैडम, ठीक है, उस विरोध का कोई नतीजा तो निकल कर नहीं जा रहा है ना सामने, और उस विरोध को लेकर लगता है कि सत्ता पक्ष तक तो आवाज ही नहीं पहुंची है। तो जिस तरह से हल्का विरोध किया गया, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साधी हुई है, उसके हिसाब से तो लगता है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट नहीं किया प्रियंका चौधरी जी। जिस तरह इस तरह से ये तानाशाही करके, जिस तरह से सेंटर जबरदस्ती चीजों को करने की कोशिश कर रहा है, और लोकसभा में जिस तरह से किया गया, राज्यसभा में जिस तरह से किया गया, वो बिल्कुल एक तानाशाही है। और अरविंद केजरीवाल और पूरी टीम, जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे एमएलए हैं, जो बाकी टीम है, सबने इस बात के लिए अपनी आवाज उठाई है, कोई चुप नहीं रहा है। और आज इस समय, जब हम इस समय पूरा देश सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहां पर लोगों की जानें जा रही है, हर 10-15 मिनट में ये सुनने में आ रहा है कहीं किसी की डेथ हो गई, कहीं किसी की डेथ हो गई, उसमें ये नोटिफाई करके आपने बिल तो पास कर ही दिया है, लेकिन आज आपका मेन फोकस होना चाहिए एज सेंटर कि हम कैसे लोगों को हर सुविधा मुहैया कराएं, जो कि चाहे वो एलजी की तरफ से कराएं, चाहे सीएम की तरफ से कराएं, लेकिन वहां से ध्यान हटा के आप गजट नोटिफिकेशन निकालना आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपके लिए वो काम करना ज्यादा जरूरी हो जाता है जिसकी अभी जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आता है कि दिल्ली की मदद करने की बजाय जो ना, केंद्र सरकार को इस समय भी सत्ता की लालच पड़ी हुई है। ये सत्ता के भूखे हो गए, इनको किसी की जान से कोई मतलब नहीं है, किसी के तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में बैठे हुए। और शायद मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बात बोलने में, कि शायद नरेंद्र मोदी और जो उनकी पूरी जो ये टीम काम कर रही है, बीजेपी की जो ये टीम है, इनको किसी के परिवार में खा रहा है, कोई मौत हो रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको हर समय राजनीति, ये जो आज इन्होंने काम किया है, ये इसका जीता जाता उदाहरण है कि इनकी प्रायोरिटीज क्या है इस देश के। ठीक है, ब्रिजेश राय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। ब्रिजेश राय जी, क्या जरूरी था
कोरोना काल में जो जनता इस वक्त प्रभावित है, परेशान है, हाहाकार कर रही है, त्राहिमाम कर रही है, उनकी मदद करना ज्यादा जरूरी था इस समय में, या फिर GNTCD एक्ट को लागू करना, क्या ज्यादा जरूरी था? देखिए प्रियंका जी, ये एक बहुत पहले जानकारी होनी चाहिए कि जब ये GNCT एक्ट पहली बार इस देश में लाया गया था दिल्ली को लेके 1991 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने इस एक्ट को लाया था और विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया था इसको, और कुछ सीमित शक्तियों के साथ ये सरकार एक संरचना इस एक्ट की बनी थी। और बीच में 1996 से लेके 2015 तक कभी केंद्र में भाजपा की सरकार थी तो राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, कभी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो राज्य में भाजपा की सरकार रही, ऐसा भी रहा। लेकिन कभी भी कोई विवाद की स्थिति राज्यपाल को लेकर और मुख्यमंत्री को लेकर नहीं रही। और बीच में 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं जब दिल्ली के, तो क्या उनको पता नहीं था कि ये केंद्र शासित राज्य है, इसकी संवैधानिक व्यवस्था क्या है, वो नहीं जानते थे। और फिर उन्होंने टकराव की स्थिति पैदा की, कोर्ट में बार बार जाने की स्थिति हुई। कोर्ट ने स्वयं कहा कि कुछ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कामों का या चुनी हुई सरकार के कामों का विभाजन होना चाहिए, जिससे इसका नुकसान जनता को न उठाना पड़े। यदि उसी एक्ट को बना, देखिए राजनीतिक बिल नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के तमाम मुद्दे में जारी जो टकराव की स्थिति है उसको खत्म करने का, समाधान करने का ये बिल है। और रही बात, आप देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कल हाई कोर्ट ने भी कहा है केजरीवाल को कि आपसे दिल्ली नहीं समझ रही है। मैं प्रियंका जी बताना चाहूंगा आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिसंबर 2019 में दिल्ली की विधानसभा में कहते हैं कि हमारे पास 28 अस्पताल है, जिसमें 12 अस्पतालों में ICU बेड नहीं है, जिसमें 8 अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है। क्या उस समय उनको जानकारी नहीं थी कि जब कोरोना की बीमारी आई तो क्या उस समय उनको स्थिति करने की जरूरत नहीं थी? ठीक है। 30% डॉक्टरों की, 1 मिनट प्रियंका जी, 30% डॉक्टरों की 6 साल में भर्ती नहीं की गई। क्या उनको जब कोरोना का 1 साल का पीरियड आया तो उसको DCD में 2-2 लाख लोग भरे जा रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक से कर सकते हैं, डॉक्टर, नर्स, इनकी भर्तियां क्यों नहीं की गई? दिल्ली की जनता ने इनको चुना, अब दिल्ली की जनता को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। आपकी बात एक नजरिए से सही मानी जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सारे सवाल केंद्र की तरफ से भी लागू होते हैं, केंद्र से भी पूछे जा सकते हैं, बीजेपी की तरफ से भी पूछे जा सकते हैं। जहां पर बीजेपी शासित जो राज्य है वहां पर भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं हो रही है, वहां पर भी अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो हालात खराब है। लेकिन फिलहाल मेरे यहाँ 2 सवाल थे। पहला सवाल ये था मेरा कि जो स्थिति अभी दिल्ली में बनी हुई है कोरोना काल के चलते, जिस तरह से त्राहिमाम हॉस्पिटल्स में है, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की सप्लाई में कमी है, उस बाबत पहले क्या जिम्मेदारी थी कि अरविंद केजरीवाल की मदद करते हुए, जैसा कि कहा गया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे, अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ एक देखा जाए तो एक बातचीत का जरिया शुरू करते हुए मदद दी जाएगी। तो ऐसे में मदद की जरूरत थी या फिर उपराज्यपाल को शक्तिमान बनाना था, या फिर पूरी तरीके से GNTCD एक्ट लागू करना जरूरी था? क्या ज्यादा जरूरी था? मेरा सवाल ये है। प्रियंका जी देखिए, ये जो दूसरी लहर आई उससे पहले लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हुआ, ठीक है, एक उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के समय एक समय सीमा के तहत तो अपना एक बिल जो है उसका वो लागू होना भी आवश्यक है, और जिससे इस संकट कालीन में कोई किसी के टकराव की स्थिति न बने, एक बात। दूसरी बात, आप देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी 15 अप्रैल को कहते हैं कि दिल्ली में बेड की कमी नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की ये भी जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार को यथावस्थ स्थिति की सूचना दे। नहीं तो ठीक है, तो आज भी तो दिल्ली कोर्ट की तरफ से बाकायदा कहा गया ना कि केंद्र से जो मदद की उम्मीद कही जा रही थी, आज भी तो कोर्ट ने कुछ बोला है केंद्र सरकार को, वो सुना था, वो देखा था ना आपने? 17 तारीख को जब अरविंद केजरीवाल जी हाथ खड़ा कर देते हैं, जिस मुख्यमंत्री को ये पता नहीं होता कि जब वो पद और गोपनीयता की शपथ लेता है तो जब कोई आवश्यक केंद्र और राज्य की मीटिंग होती है तो उसको लाइव नहीं चलाया जाता है। और उन्होंने ऑक्सीजन मांगा, केंद्र सरकार ने तुरंत कोटा बढ़ा के दिया। उन्होंने नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जस्टिफाई करते रहते हैं, और जब आप उसके लिए, वो बात के लिए CM ने अपनी बात रख दी थी, और उसके बाद इस बात को मुद्दा मत बनाइए, क्योंकि बहुत बार बीजेपी वालों ने भी ऐसा किया है। जब CM की मीटिंग थी सांसदों के साथ, उन्होंने उसको लाइव कर दिया, नहीं करना चाहिए था, प्रोटोकॉल उनको भी फॉलो करना चाहिए था। और कई बार प्रधानमंत्री जी की मीटिंग चली है जिसमें लाइव सेशन हुए सारे CM के साथ।
तो क्या उन्होंने कोई लाइव सेशन नहीं हुआ। आप मुख्यमंत्री की जो बैठक है, जो गोपनीय बैठक है, जो ये योजना बिल्कुल अभिषेक जी आऊंगी आपके पास, आपका टाइम दूंगी पूरा अपनी बात थोड़ा सा इंतजार। और आपको भारत के संविधान की गरिमा का ही नहीं पता है, आपको भारत के संविधान का गरिमा का पता नहीं है। दिल्ली के लोग सड़कों पर मर रहे हैं। प्रियंका जी, 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पीएम केयर्स फंड से प्रधानमंत्री जी ने पैसा दिया, दिल्ली में 1 लगा, फिर कुराड़ी के अंदर। ठीक है, आऊंगी आप लोगों के पास वापस, लेकिन यहाँ पे मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। रुक जाइए जरा, आरोप प्रत्यारोप हर बार देखने को मिलता है मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच केंद्र ने एक ऐसा कानून लागू कर दिया है जो दिल्ली में जनता की चुनी हुई सरकार के मुकाबले उपराज्यपाल को ज्यादा ताकत, ज्यादा अधिकार देता है। नए कानून के अनुसार दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। अब उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना कार्यकारी कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्वायत्त के मामले में संघीय ढांचा बनाए रखने को कहा था, जिससे कि राज्य कैबिनेट और एलजी की शक्तियों में बैलेंस बना रहे, लेकिन जीएनटीसीडी कानून ने इस बैलेंस को एक तरफा कर दिया है और यहीं से सियासी परेशानियां शुरू हो सकती है, जिससे कि टकराव की स्थिति बनेगी। आम आदमी पार्टी ने केंद्र के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति बद से बदतर हो रही है और केजरीवाल सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ऐसे में सही समय पर नया कानून लागू हुआ है और अब उपराज्यपाल दिल्ली की जनता के हित में उचित फैसले लेंगे और आज हम केंद्र ने इस फैसले के तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में जीएनसीटी कानून यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अब सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 की धारा की एक उपधारा 2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है। बजट सत्र के दौरान 24 मार्च को ये राज्यसभा से पास हुआ था। केंद्र सरकार के मुताबिक इस कानून में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। दुर्भाग्य की बात है कि संसद के दोनों सदनों के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों का विरोध होने के बावजूद भी संख्या के बल पे भारतीय जनता पार्टी ने इस अनैतिक बिल को, गैर संवैधानिक बिल को पास करवाया। संविधान का संशोधन करने के बजाय एक सिंपल बिल के माध्यम से सरकार की शक्तियां कम की, एक नॉमिनेटेड व्यक्ति को एक प्रदेश का मालिक बनाया। देखिए, आज केजरीवाल जी जो भी कहें, उनकी बातें ऐसी लगती हैं कि एक खोखले वादे हैं जो इन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो बहुत पहले करना चाहिए था, जिसमें वो पूरे तौर से फेल हो गए हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये राजनीति का वक्त नहीं है, ना हम इस पर राजनीति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्टेट की सरकार और सेंटर की सरकार जिस तरह से समन्वय बना के लोगों को राहत पहुंचाने का काम करे, और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों में भारी विरोध के बीच इस विवादास्पद कानून को मंजूरी दी गई थी। लोकसभा ने 22 मार्च को और राज्यसभा ने 24 मार्च को इसकी मंजूरी दी थी। जब इस विधेयक को संसद ने पारित किया था, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन करार दिया था। अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली में चुनी हुई सरकार के विपरीत शासन करने और दिल्ली सरकार की योजनाओं को रोकने का प्रयास करती रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा था कि इस संशोधन का मकसद मूल विधेयक में जो अस्पष्टता है उसे दूर करना है, ताकि इसे लेकर विभिन्न अदालतों में कानून को चुनौती नहीं दी जा सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में एक अहम फैसला सुनाया था, जहां संविधान पीठ ने व्यवस्था दी थी कि उपराज्यपाल को फैसले लेने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है
और वो निर्वाचित सरकार की सलाह से काम करने के लिए बाध्य है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय में कहा था कि निरंकुशता और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। कानून में किए गए संशोधन के अनुसार अब सरकार को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे। दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते उपराज्यपाल को कई शक्तियां मिली हुई हैं। दिल्ली और केंद्र में अलग अलग सरकार होने के चलते उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारियों को लेकर तनातनी चलती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट। अगर दिल्ली के अंदर देखा जाए तो इस वक्त बड़ी विकट परिस्थितियां बनी हुई हैं। एक तरफ तो दिल्ली कोरोना की मार झेल रही है, दूसरी तरफ अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है। सिस्टम पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो बेहाल हो चुका है। लोग हाहाकार कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक सियासी जंग भी चल रही है और ऐसे में अब जो यहां पर कानून आया है उसके तहत अब उपराज्यपाल यानी कि गवर्नमेंट मतलब उपराज्यपाल, अब ये जो स्टेटमेंट आई है इसका मतलब क्या है और इसके चलते इस स्टेटमेंट के बाद, इस कानून के बाद जो एक तरह से अब केंद्र के पास शक्ति गई या फिर ये माना जाए कि राज्यपाल के पास अब ज्यादा ताकत है या ज्यादा जिम्मेदारियां भी आएंगी। अगर ताकत है, कर्तव्य है तो जिम्मेदारियां भी हैं। तो उस बाबत अब क्या इसकी प्रेजेंट स्टेटस रहने वाली है दिल्ली की और इस स्टेटस के चलते क्या जो बेहाल हो चुकी है दिल्ली कोरोना काल के चलते फिर से अपने पुराने हाल में लौटेगी? फिर से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। आपको बता दें कि अभिषेक दत्त हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिजेश राय हैं जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन शालिनी सिंह है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर राहुल भार्गव है, सीनियर डॉक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल, वो भी हमारे साथ हैं। और इसके अलावा पीके मल्होत्रा हैं जो कि पूर्व कानून सलाहकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले पीके मल्होत्रा जी, ये जो अभी परिस्थितियां हैं खास तौर पर दिल्ली के अंदर, एक नया कानून आता है, उसको लागू कर दिया जाता है और ऐसे में एक लाइन यहां पर आती है कि दिल्ली में गवर्नमेंट मतलब उपराज्यपाल। इस स्टेटमेंट के साथ, इस कानून के साथ अब वर्तमान स्थिति क्या है दिल्ली की? प्रियंका जी, आप जो प्रश्न रेज कर रही हैं, तो मैं समझ रहा हूं आज हम जो विषय डिस्कस कर रहे हैं वो उसमें 2 इशू इन्वॉल्व है। एक तो प्रेजेंट स्टेटस जो कोरोना से डील करने वाली है और दूसरा जो पार्लियामेंट ने अभी कानून पास किया लास्ट सेशन में जिसमें राज्यपाल को शक्तियां अधिक दी गई हैं और जो निर्वाचित सरकार है उससे वो शक्तियां ले ली गई हैं। वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इशू है, वो अलग से इशू है और शायद उसके लिए हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसी संभावना है कि कोई ना कोई व्यक्ति को कोर्ट में जाकर के दोबारा चैलेंज करेगा। जैसा कि आपकी ब्यूरो रिपोर्ट में भी अभी कहा गया कि ये जो निर्वाचित सरकार है उसके अधिकारों को सीमित करती है और ये जब बिल पार्लियामेंट में लाया गया, बिल को पार्लियामेंट में लाते हुए ये कहा गया कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है हम उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अब जो भी कानून के जानकार होंगे, अगर आप उनसे बात करेंगे तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान पीठ की जजमेंट को देखें और इस जो अमेंडमेंट लाया गया पार्लियामेंट द्वारा उसको देखें तो ये सिर्फ उसका एक क्लैरिफिकेशन नहीं है, रादर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो प्रिंसिपल ले डाउन किए गई, जो व्याख्या की गई संविधान के आर्टिकल 239AA की, उसको एक तरह से निरस्त करता है। लेकिन अगर आप स्थिति से डील करने की बात कर रहे हैं तो आज की जो स्थिति है और जो दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी कल या 2 दिन पहले जो ऑब्जर्वेशन दी, अगर हम उसको मद्देनजर रखते हैं तो अब केंद्रीय सरकार जो है वो और अधिक ध्यान से और अच्छे तरीके से जो है प्रेजेंट सिचुएशन को डील कर पाएगी। ठीक है, एक बात बताइए यहाँ पे पीके मल्होत्रा जी, जैसे कि ये सेक्शन 239AA जिसमें बाकायदा ये लेजिस्लेटिव को ये कानून पास करने की जिम्मेदारी देती है या फिर कहा जाए कि अधिकार दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 24 के क्लॉज 3 की बात आती है जहां पर एलजी को ये फ्रीडम दी जाती है कि अगर आपको कोई कानून, अगर आपको कोई यहाँ पर विधेयक पसंद नहीं आता है तो आप उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। ये जो परिस्थितियां हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें विरोधाभास फिर ज्यादा बनेगा? जिस समस्या का समाधान करने के लिए कानून लाया गया है, ये सेक्शन जो है उसमें कहीं ना कहीं परिस्थितियों में बदलाव कर सकता है। देखिए, पहले भी केंद्र सरकार में और दिल्ली के अंदर अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति कभी नहीं आई। ये कानून 1992 से लागू हुआ है, इस तरह की परिस्थिति कभी नहीं आई है। प्रेजेंट सिचुएशन जो आई है, मैं उसको मानता हूँ कि इससे पॉलिटिकल रीजन अधिक है, ना कि कानूनी। अगर 239AA की हम व्याख्या करें
तो उसके अंदर दिल्ली का एक स्पेशल स्टेटस है। ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी इसको डिक्लेयर किया गया। यूनियन टेरिटरी होते हुए भी इसका स्टेटस यूनियन टेरिटरी से क्योंकि थोड़ा अलग है, उसके लिए 239AA में प्रावधान करके यहाँ एक इलेक्टेड सरकार का जो है प्रावधान किया गया। एक इलेक्टेड सरकार, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी टेरिटरी के अंदर वो काम ही नहीं कर सकते, उसकी पॉलिसीज ही नहीं बना सकते, उसके लिए हर काम के लिए उसको अगर केंद्रीय सरकार के पास जाने की जरूरत है, तो मैं समझता हूँ या तो सिस्टम में कोई खामी है या इस पर पुनर्विचार की जरूरत है कि क्या दिल्ली को, जहाँ केंद्र की सीट है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली की जरूरत है जिसकी डिमांड हमेशा से रही है। कहाँ तो एक तरफ हम बात करते हैं कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड जाए, फुल स्टेटहुड ना देकर के एक यूनियन टेरिटरी को एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दिए गए, जिसको कि वो सारी शक्तियां दी गई जो स्टेट के पास, जो राज्यों के पास होती है, एक्सेप्ट 3 विषय, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड। इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी विषयों के ऊपर जो इलेक्टेड सरकार है उसको कानून बनाने का अधिकार दिया गया। हाँ, केंद्र सरकार उसमें दखल दे सकती है केवल उन मामलों में जिनमें उसका प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 2018 में इसका इंटरप्रिटेशन भी दिया, लेकिन उस इंटरप्रिटेशन को अब ये बदला जाना एक पॉलिसी, और इसके ऊपर कोई चैलेंज करेगा तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेकर के उसकी दोबारा कोई व्याख्या देने की अगर आवश्यकता होगी तो अवश्य देगी। ठीक है, यहाँ पर एक बात और पूछना चाह रही थी मैं आपसे पीके मल्होत्रा, थी GNTCT एक्ट 2021 और 15 की उपधारा 2, ये क्या फैक्टर है? इसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए, जिसका हवाला यहाँ पर इस कानून के जरिए दिया गया है। देखिए, एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट जो बनाया गया उसी के अंदर ही असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, क्या किस पावर्स होंगी उसका डिटेल सारा जो है एनसीटी दिल्ली एक्ट बनाया गया के अंदर दिया गया है। और एनसीटी दिल्ली एक्ट जो है वो कहाँ से उसको पास करने की पावर पार्लियामेंट को जो है वो आर्टिकल 239AA में ही मिली है। तो मैं नहीं समझता कि इसके लिए कोई सेपरेट और व्याख्या की जरूरत है, लेकिन ये उसकी जो प्रावधान को व्याख्या करके इन्होंने अभी पावर जो स्टेट गवर्नमेंट की थी, जो असेंबली थी, वो असेंबली की पावर को लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया गया है। तो इन ए वे अभी सभी डिसीजंस के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो कि प्रेसिडेंट के प्रतिनिधि होते हैं, जो केंद्रीय सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, अब फाइनल डिसीजन लेने की अथॉरिटी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आ गई है। तो उससे जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका रोल जो है वो बहुत कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, आपने कहा कि अब ज्यादातर जो अधिकार है वो उपराज्यपाल के पास आ जाते हैं और जो चुनी हुई सरकार है उसके अधिकार सीमित हो जाते हैं। तो एक बार क्या आप इन अधिकारों को, इन कार्य क्षेत्रों को भी समझाएंगे कि आखिर कहां पर लिमिट बन जाती है, खासतौर पर जो चुनी हुई सरकार है और यहाँ पर उपराज्यपाल के बीच में कार्य क्षेत्र किस तरह का रहेगा? क्या एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? देखिए, जब आपके पास नेचुरली अभी पीछे भी हमने इस तरह के इंस्टांसेस देखे हैं जहाँ चीफ मिनिस्टर ने कोई ऑर्डर पास करके उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा, तो उन्होंने उसका संज्ञान लेते हुए या तो उसको केंद्रीय सरकार को रेफर कर दिया या उनको अपने पास रखा। इस तरह के इंसिडेंट पास में भी हुए हैं। और अब ये कानून पास हो जाने के बाद में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर आई है, ये उनको एक किस्म से स्टैट्यूटरी पावर पार्लियामेंट ने दे दी है। तो स्टैट्यूटरी पावर पार्लियामेंट से मिल जाने के बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं। वो किसी भी कानून को या तो रोक सकते हैं जो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया, जो दिल्ली की सरकार द्वारा बनाया गया, उसको रोक सकते हैं, या वो केंद्र को उसको रेफर कर दें फाइनल डिसीजन के लिए। और इस तरह डिसीजन लेने में और प्रशासन को चलाने में ऐसी संभावना है कि कुछ एक विषयों के ऊपर जिसके ऊपर जल्दी डिसीजन लेने की जरूरत है उसमें देरी भी हो सकती है। ठीक है, डॉक्टर पीके मल्होत्रा जी, आपने सारी जानकारी दी इस बाबत। अभिषेक जी, समस्या तो ये पहले से ही आ रही थी कि कहीं न कहीं उपराज्यपाल और उसके साथ ही केजरीवाल सरकार के बीच में मतभेद है। समस्या ये थी कि इसको सुलझाया जाएगा ताकि जो हालात बने हुए हैं कोरोना काल में उसमें जल्दी फैसले होंगे और लोगों को सहूलियत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तो पूरी ताकत, अगर देखा जाए, पूरी ना सही लेकिन ज्यादातर ताकत उपराज्यपाल को दे दी जाती है। अब टकराव की स्थिति नहीं बनेगी। कोरोना काल में कहाँ समस्याओं का समाधान स्पीड के साथ होना चाहिए था, वहां तो अब लगता है कि और रुकावटें आने वाली हैं। जल्दबाजी में लिया गया क्या फैसला? देखिए, फैसले की टाइमिंग ये क्लियरली दिखाती है कि कितनी इनसेंसिटिव भारतीय जनता पार्टी। आप पिछले साल देखिएगा, जब मध्य प्रदेश की सरकार गिरी उसके बाद जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन,
लॉकडाउन के बीच में व्यवस्थाएं किस तरीके से बनाई जाए, डॉक्टर्स किस तरीके से ज्यादा लेके आए जाए, ऑक्सीजन किस तरीके से बढ़ाया जाए, उस पर ध्यान नहीं था। राजस्थान की सरकार कैसे कराया जाए, इस पर उनका फोकस। आज दिल्ली जिस तरीके से सफर कर रही है, ये स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की नाकामी दिल्ली में सामने आ रही है। ना दिल्ली में बेड है, ना दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन है। और अगर भगवान न करे किसी घर में कोई मौत हो जाए तो 48 घंटे से ज्यादा क्रीमेशन ग्राउंड पे टाइम लगता है। परंतु आज समय था सभी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ मिलकर दिल्ली को बचाने का। इस समय एक ऐसा कानून पारित करना और एक लोकतंत्र की हत्या करना कहीं न कहीं दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य देश संभालना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से करी जाए। आज दिल्ली के अंदर आप किसी भी अस्पताल में फोन कर लीजिएगा, कहीं पे भी बेड अवेलेबल नहीं है। 10,000 बेड का क्वारंटीन सेंटर एलजी साहब, अमित शाह जी और अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर चालू करा था राधा स्वामी सत्संग ब्यास में। आज वहां पे मात्र 100 लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखलाता है इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। इनका ऑब्जेक्टिव है यहाँ तो सरकारों को तोड़ लो और यहाँ केजरीवाल जी की तरह वीक सीएम की सरकार की पूरी परिकल्पना ही बदल दो। और दुख इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल चुप क्यों रहे। आज 3 महीने जब पहली बार फरवरी के अंदर लोकसभा के अंदर ये कानून प्रपोज हुआ, तब से लेके जब तक ये पारित नहीं हुआ तब तक केजरीवाल जी के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। आज तक वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। परंतु जो भी करें, आज समय पॉलिटिक्स का नहीं है। आज समय देश की राजधानी को बचाने का। दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं, आप नोएडा में देखिए, आप हरियाणा में देखिए, दिल्ली से लोग आईसीयू की तलाश में 500 किलोमीटर दूर 1 लाख रुपए एम्बुलेंस में देके जा रहे हैं। आज सरकारों को एलजी महोदय को कहना चाहिए था, ये होम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए था, दिल्ली को संभाल लो, तोड़ तो बाद में लेंगे, परंतु आज संभालने का समय है, पॉलिटिक्स का समय नहीं है। और इसी बात को देख के दुख होता है। कोई टीवी चैनल ऑन कर लो, बीबीसी क्या रिपोर्ट करती है कि चिताएं जल रही हैं दिल्ली में। एक तरफ चिताएं जल रही है, दूसरी तरफ लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ठीक है, ये देख के दुख होता है। ठीक है, कैप्टन शालिनी सिंह जी, क्यों चुप है अरविंद केजरीवाल, जैसे कि अभिषेक दत्त जी ने कहा? मैं अभिषेक जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी चुप हैं। जब ये बिल राज्यसभा लोकसभा में प्रस्ताव पारित भी हुआ था, उससे पहले भी इस बात को कहा जा रहा था, उन्होंने भी कहा था, पूरी टीम ने भी कहा था, आम आदमी पार्टी की पूरी टीम ने कई जगह इस चीज का बिल्कुल अच्छे से इस चीज का खंडन भी किया था कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, इसको कोर्ट ने भी कहा है। और बार बार ये कहा रहा है कि दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार जनता की सरकार है, पीपल सीट्स लेके आई है। तो इसमें केजरीवाल दिल्ली की जनता है वो भी इस बात को कह रही है कि ये जो एलजी को सरकार बनाने का हम सेंटर करने की कोशिश कर रही थी, वो बिल्कुल गलत है और इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करा। फिर भी जबरदस्ती से इसको लोकसभा नहीं, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी चुप्पी साधे बैठे हैं, ठीक है शालिनी जी, हमारे सांसदों ने भी इसका बहुत तगड़ा विरोध किया है 17 मार्च को। मैडम ठीक है, उस विरोध का कोई नतीजा तो निकल कर नहीं जा रहा है ना सामने, और उस विरोध को लेकर लगता है कि सत्ता पक्ष तक तो आवाज ही नहीं पहुंची है। तो जिस तरह से हल्का विरोध किया गया, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साधी हुई है, उसके हिसाब से तो लगता है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट नहीं किया प्रियंका चौधरी जी। इस तरह से ये तानाशाही करके, जिस तरह से सेंटर जबरदस्ती चीजों को करने की कोशिश कर रहा है, और लोकसभा में जिस तरह से किया गया, राज्यसभा में जिस तरह से किया गया, वो बिल्कुल एक तानाशाही है। और अरविंद केजरीवाल और पूरी टीम, जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे एमएलए हैं, जो बाकी टीम है, सबने इस बात के लिए अपनी आवाज उठाई है, कोई चुप नहीं रहा है। और आज इस समय पूरा देश सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहां पर लोगों की जानें जा रही है। हर 10-15 मिनट में ये सुनने में आ रहा है कहीं किसी की डेथ हो गई, कहीं किसी की डेथ हो गई। उसमें ये नोटिफाई करके आपने बिल तो पास कर ही दिया है, लेकिन आज आपका मेन फोकस होना चाहिए एज सेंटर कि हम कैसे लोगों को हर सुविधा मुहैया कराएं, जो कि चाहे वो एलजी की तरफ से कराएं, चाहे सीएम की तरफ से कराएं, लेकिन वहां से ध्यान हटा के आप गजट नोटिफिकेशन निकालना आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपके लिए वो काम करना ज्यादा जरूरी हो जाता है जिसकी अभी जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आता है कि दिल्ली की मदद करने की बजाय जो ना
केंद्र सरकार को इस समय भी सत्ता की लालच पड़ी हुई है। ये सत्ता के भूखे हो गए हैं। इनको किसी की जान से कोई मतलब नहीं है, किसी के तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में बैठे हुए हैं। और शायद मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बात बोलने में, कि शायद नरेंद्र मोदी और जो उनकी पूरी जो ये टीम काम कर रही है, बीजेपी की जो ये टीम है, इनको किसी के परिवार में खा रहा है, कोई मौत हो रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको हर समय राजनीति, ये जो आज इन्होंने काम किया है, ये इसका जीता जाता उदाहरण है कि इनकी प्रायोरिटीज क्या है इस देश के। ठीक है, ब्रिजेश राय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। ब्रिजेश राय जी, क्या जरूरी था कोरोना काल में, जो जनता इस वक्त प्रभावित है, परेशान है, हाहाकार कर रही है, त्राहिमाम कर रही है, उनकी मदद करना ज्यादा जरूरी था इस समय में, या फिर GNTCD एक्ट को लागू करना, क्या ज्यादा जरूरी था? देखिए प्रियंका जी, ये एक बहुत पहले जानकारी होनी चाहिए कि जब ये GNCT एक्ट पहली बार इस देश में लाया गया था दिल्ली को लेके, 1991 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने इस एक्ट को लाया था और विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया था इसको, और कुछ सीमित शक्तियों के साथ ये सरकार, एक संरचना इस एक्ट की बनी थी। और बीच में 1996 से लेके 2015 तक कभी केंद्र में भाजपा की सरकार थी तो राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, कभी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो राज्य में भाजपा की सरकार रही, ऐसा भी रहा। लेकिन कभी भी कोई विवाद की स्थिति राज्यपाल को लेकर और मुख्यमंत्री को लेकर नहीं रही। और बीच में 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं जब दिल्ली के, तो क्या उनको पता नहीं था कि ये केंद्र शासित राज्य है, इसकी संवैधानिक व्यवस्था क्या है, वो नहीं जानते थे। और फिर उन्होंने टकराव की स्थिति पैदा की, कोर्ट में बार बार जाने की स्थिति हुई। कोर्ट ने स्वयं कहा कि कुछ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कामों का या चुनी हुई सरकार के कामों का विभाजन होना चाहिए, जिससे इसका नुकसान जनता को न उठाना पड़े। यदि उसी एक्ट को बना, देखिए राजनीतिक बिल नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के तमाम मुद्दे में जारी जो टकराव की स्थिति है उसको खत्म करने का, समाधान करने का ये बिल है। और रही बात, आप देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कल हाई कोर्ट ने भी कहा है केजरीवाल को कि आपसे दिल्ली नहीं समझ रही है। मैं प्रियंका जी बताना चाहूंगा आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिसंबर 2019 में दिल्ली की विधानसभा में कहते हैं कि हमारे पास 28 अस्पताल है, जिसमें 12 अस्पतालों में ICU बेड नहीं है, जिसमें 8 अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है। क्या उस समय उनको जानकारी नहीं थी कि जब कोरोना की बीमारी आई तो क्या उस समय उनको स्थिति करने की जरूरत नहीं थी? ठीक है। 30% डॉक्टरों की, 1 मिनट प्रियंका जी, 30% डॉक्टरों की 6 साल में भर्ती नहीं की गई। क्या उनको जब कोरोना का 1 साल का पीरियड आया तो उसको DCD में 2-2 लाख लोग भरे जा रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक से कर सकते हैं, डॉक्टर, नर्स, इनकी भर्तियां क्यों नहीं की गई? दिल्ली की जनता ने इनको चुना और दिल्ली की जनता को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। आपकी बात एक नजरिए से सही मानी जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सारे सवाल केंद्र की तरफ से भी लागू होते हैं, केंद्र से भी पूछे जा सकते हैं, बीजेपी की तरफ से भी पूछे जा सकते हैं। जहां पर बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पर भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं हो रही है, वहां पर भी अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो हालात खराब है। लेकिन फिलहाल मेरे यहाँ 2 सवाल थे। पहला सवाल ये था मेरा कि जो स्थिति अभी दिल्ली में बनी हुई है कोरोना काल के चलते, जिस तरह से त्राहिमाम हॉस्पिटल्स में है, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की सप्लाई में कमी है, उस बाबत पहले क्या जिम्मेदारी थी कि अरविंद केजरीवाल की मदद करते हुए, जैसा कि कहा गया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे, अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ एक देखा जाए तो एक बातचीत का जरिया शुरू करते हुए मदद दी जाएगी। तो ऐसे में मदद की जरूरत थी या फिर उपराज्यपाल को शक्तिमान बनाना था या फिर पूरी तरीके से GNTCD एक्ट लागू करना जरूरी था? क्या ज्यादा जरूरी था? मेरा सवाल ये है। प्रियंका जी देखिए, ये जो दूसरी लहर आई उससे पहले लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हुआ, ठीक है, एक उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के समय एक समय सीमा के तहत तो अपना एक बिल जो है उसका वो लागू होना भी आवश्यक है, और जिससे इस संकट कालीन में कोई किसी के टकराव की स्थिति न बने, एक बात। दूसरी बात, आप देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी 15 अप्रैल को कहते हैं कि दिल्ली में बेड की कमी नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार को यथावस्थ स्थिति की सूचना दे। नहीं तो ठीक है, तो आज भी तो दिल्ली कोर्ट की तरफ से बकायदा कहा गया ना कि केंद्र से जो मदद की उम्मीद कही जा रही थी, आज भी तो कोर्ट ने कुछ बोला है केंद्र सरकार को, वो सुना था, वो देखा था ना आपने। 17 तारीख को जब अरविंद केजरीवाल जी हाथ खड़ा कर देते हैं, जिस मुख्यमंत्री को ये पता नहीं होता कि जब वो पद और गोपनीयता की शपथ लेता है तो जब कोई आवश्यक केंद्र और राज्य की मीटिंग होती है तो उसको लाइव नहीं चलाया जाता है,
और उन्होंने ऑक्सीजन मांगा, केंद्र सरकार ने तुरंत कोटा बढ़ा के दिया। इन्होंने नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जस्टिफाई करते रहते हैं। और जब आप उसके लिए वो बात के लिए सीएम ने अपनी बात रख दी थी, और उसके बाद इस बात को मुद्दा मत बनाइए, क्योंकि बहुत बार बीजेपी में वालों ने भी ऐसा किया है। जब सीएम की मीटिंग थी सांसदों के साथ, उन्होंने उसको लाइव कर दिया। नहीं करना चाहिए था, प्रोटोकॉल उनको भी फॉलो करना चाहिए था। और कई बार प्रधानमंत्री जी की मीटिंग चली है जिसमें लाइव सेशन हुए सारे सीएम के साथ। तो क्या उन्होंने कोई लाइव सेशन नहीं हुआ? आप मुख्यमंत्री की जो बैठक है, जो गोपनीय बैठक है, जो ये योजना बिल्कुल अभिषेक जी आऊंगी आपके पास, आपको टाइम दूंगी पूरा अपनी बातों के लिए, थोड़ा सा इंतजार। और आपको भारत के संविधान की गरिमा का ही नहीं पता है, आपको भारत के संविधान का गरिमा का पता नहीं है। दिल्ली के लोग सड़कों पर मर रहे हैं। प्रियंका जी, 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पीएम केयर्स फंड से प्रधानमंत्री जी ने पैसा दिया, दिल्ली में 1 लगा, फिर कुराड़ी के अंदर। ठीक है, आऊंगी आप लोगों के पास वापस, लेकिन यहाँ पे मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। रुक जाइए जरा, आरोप प्रत्यारोप हर बार देखने को मिलता है मुझे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए फिर। जहाँ एक तरफ अगर दिल्ली में देखा जाए कोरोना काल के चलते और उस फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी दल सियासत खासतौर पे अगर देखा जाए तो इस तरीके से उपराज्यपाल को पूरी ताकत देने के बाद, ज्यादातर ताकत देने के बाद अब केजरीवाल सरकार की क्या भूमिका रह जाती है, कितनी जिम्मेदारियां रह जाती है, बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। आपको बता दें कि डॉक्टर राहुल भार्गव ही, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अभिषेक जी, आप इससे पहले कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लगातार आप कह रहे थे कि आपको काउंटर करना था। पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद ब्रजेश राय जी से एक और सवाल करते हैं। प्रियंका जी, जब अगर आप इतिहास देखेंगे, साहेब सिंह वर्मा जी, आदरणीय साहेब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, और मैं उसी कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन में लीडर था जहाँ पे वो लाइब्रेरियन थे, लाइब्रेरी का चार्ज संभालते थे। जब वो मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, तो उन्होंने एक समय ये बोला कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का कोई फायदा है। यही बात मदन लाल खुराना जी करते थे, यही बात सुषमा स्वराज जी करती थी। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखिएगा, हर एक मैनिफेस्टो में उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से लिखा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आज दुख इस बात का है, भले आम आदमी पार्टी से हमारी पॉलिटिकल विचारधारा बिल्कुल नहीं मिलती, परंतु वो चुन के आई हुई सरकार है दिल्ली के अंदर। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दिल्ली के अंदर एलजी साहब ही दिल्ली को चलाना चाहते तो अपने मैनिफेस्टो बनाते, चुनाव में जाते, बोलते लोगों से कि अगर हम जीत के आएंगे दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री नहीं एलजी होगा। और दूसरी बात, मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, प्रतिदिन लोग मेरे पास अपने काम के लिए आते हैं, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ। आज अगर दिल्ली के लोगों की समस्या होगी तो एलजी साहब क्या अपना दरवाजा खोलेंगे? क्या एलजी साहब दिल्ली के लोगों से मिलेंगे? आज मेरे को एक व्यक्ति नहीं पता जो एलजी मोदी से मिल पाए, उनसे मिलना असंभव है। तो लगता है दिल्ली का कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं, दिल्ली के बारे में सोचनी चाहिए, और दिल्ली के अंदर ऐसा जो संविधान बनाए जिसको पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो में लेके आए, अगर लोग अप्रूव करें तो जाके उसको चेंज करें। इस गलत तरीके से, बैकडोर तरीके से सरकारों को तोड़ना और हिलाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर राहुल भार्गव, दिल्ली की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, आप खुद डॉक्टर हैं, आप जानते हैं क्या हालात बने हुए हैं इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, जनता क्या गुहार लगा रही है उससे भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। दिल्ली में अब GNTCD एक्ट लागू है, आपको क्या लगता है कि ताकत अगर उपराज्यपाल के पास चली गई है तो हालात बदलेंगे कोरोना काल पर फोकस करते हुए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी, जब हम आजाद हुए थे 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो वो सिविल लिबर्टीज की बात करता था, इंडिविजुअल लिबर्टीज की बात करता था, इंडिविजुअल राइट्स की बात करता था। आज उसके 12 महीने के बाद 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया। उसकी कहानी हम सब लोग जानते हैं कि वो 16 दिन तक बहस चली, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके बहुत सारी पावर एग्जीक्यूटिव्स को दे दी, क्योंकि उस समय के संविधान में ये प्रोविजन था कि जुडिशरी का ओवर रीचिंग पावर थी इवन ऑन इलेक्टेड पीपल। आज जो हम इतने साल बाद देख रहे हैं, 70 साल बाद, ये वापस से वैसे ही हो रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में बाय वर्च्यू ऑफ पावर, बाय वर्च्यू ऑफ मेजॉरिटी हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं, जो कि शायद एक डेमोक्रेसी की परिभाषा में ठीक नहीं है। देखिए, चुनिंदा लोग हैं
जिस सरकार को लोगों ने चुना है, वो भी 70-80% की बहुमत से, उसके हाथ में, अगर सरकार के हाथ में नियत और नियति नहीं रहेगी तो वो क्या उद्धार करेगी। एक आइडियोलॉजी को चुना जाता है। देखिए, दिल्ली के लोगों ने 70% मतदान करके 65 सीटें आप आम आदमी को दी हैं, तो वो कुछ सोच के दिए, विचारधारा को दिए। दूसरी पार्टी की जो विचारधारा थी शायद उसको नकारा है। तो देखिए, अब जो सुविधा है, जहाँ पे चुनिंदा इलेक्शन में सीएम है, जहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर है, उसके रहते हुए सिर्फ एलजी डिसीजन लेंगे एक तरफा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, ये सेंटर और स्टेट की लड़ाई नहीं है। दिल्ली हमारे को, पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, ये बात आवश्यक जान लीजिए। दिल्ली एनसीआर कहलाता है, दिल्ली अकेला नहीं है। दिल्ली में नोएडा से भी लोग आते हैं, दिल्ली में हरियाणा से भी लोग आते हैं, हरियाणा से लोग दोनों तरफ जाते हैं। तो दिल्ली को इस तरीके से राजनीति से दूर हटते हुए दिल्ली वाले लोगों को प्रयासमंद होना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छी सेवाएं दे पाएं। अब हमारे सामने ये व्यवस्था आ चुकी है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में बेसिक बुनियादी ढांचे में मरीजों को, लोगों को वंचित करते जा रहे हैं। देखिए, एक जगह है, एक चीफ मिनिस्टर है जो से कि बखान करता रहता है कि हमने कितने अच्छे काम किए, दूसरी तरफ है जो ये बताते रहते हैं कि क्या गलत हुआ। अरे, जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं वो तो दीजिए। जहाँ वैक्सीनेशन की बात नहीं हो रही, इस पैंडेमिक में क्या जरूरत थी एलजी को सारी पावर देने की? क्या इससे वैक्सीनेशन बढ़ जाएगी? इसका मतलब ये है कि जैसे एलजी के हाथ में पावर गई, सेंटर से सारा जो वैक्सीन है वो दिल्ली को मिलेगी, ये दिखाते हैं कि एलजी ने दी है और सेंटर ने दी है। तो क्या ये धोखा नहीं है चुनिंदित सरकारों के साथ में? आप 5 साल बाद लड़िए, आपका विपक्ष है, आप अच्छा काम करिए, देश को जीतिए, देश के मन, लोगों के मन को जीतिए, ऐसी परियोजनाएं लाइए जो देश के लिए हितकारी हो। नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं भले ही डॉक्टर हूँ, मेरा काम पॉलिटिक्स नहीं है, बट अगर प्राइमा फेसी देखा जाए तो ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्रजेश राज जी, हालात बदल जाएंगे क्या दिल्ली में जब उपराज्यपाल के पास ज्यादा ताकत आ जाएगी? तो प्रियंका जी, पहले मैं अभिषेक जी की बात का एक जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना जी की बात की। देखिए, 10 साल शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी जब तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो इनको इतनी चिंतापूर्ण राजनीति थी तो इन्होंने क्यों नहीं किया? और जो जब 1991 का जो एक्ट, जीएनसीटी एक्ट लाया गया, तो कांग्रेस ने लाया। जो पहला ये संवैधानिक व्यवस्था बनाई दिल्ली के लिए सीमित शक्तियों के साथ चुनी हुई सरकार की, विधानसभा की, वो कांग्रेस ने बनाया। तो उस समय कांग्रेस के लोगों ने क्यों नहीं सोचा? और मैं बताऊं, एक बालकृष्ण आयोग का गठन हुआ था, उसने स्पष्टता से एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि केंद्र सरकार का यहाँ एक महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, कोई ये आज की बात नहीं है, ये जितने लोग बोलने वाले हैं ना, ये इस परंपरा का जो ये नियम बनाया उसका ये हिस्सा है। रही बात आज की परिस्थितियों की दिल्ली की, देखिए, आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल 200 करोड़ रुपया आरटीआई का है, मैं कोई ऐसा नहीं जुबानी नहीं बोल रहा हूँ, 200 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष विज्ञापन पे खर्च करते हैं। 450 करोड़, बताइए, सुन लीजिए एक मिनट, 200 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, तो इनसे कौन पूछेगा कि ये 200 करोड़ रुपए की विज्ञापन की क्या आवश्यकता थी? दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता थी, दिल्ली में आईसीयू बेड की आवश्यकता थी, दिल्ली में जो 30%। देखिए, अगर ये बातें शुरू करेंगे फिर दूसरी भी बातें निकलकर सामने आ जाएंगी, बिल्कुल मुद्दा ही चेंज हो जाएगा। फिर अगर ये मुद्दा आप उठाएंगे ना ब्रजेश जी, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल का भी जिक्र होगा, असम का भी जिक्र होगा, फिर उसके बाद दूसरी जगहों का भी जिक्र होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस मुद्दे को साइड में कर दीजिए। मेरा सवाल ये था ब्रजेश जी, नहीं, एक मिनट रुकिए जरा ब्रजेश जी, ठीक है ब्रजेश, संजय सिंह कहाँ है जो ठीक है, सुनिए तो सही ब्रजेश जी, एक मिनट जरा वक्त दीजिए थोड़ा अपना। ये बताइए मुझे कि अब जब आपने उपराज्यपाल को ज्यादातर ताकतें दे दी हैं और खासतौर पे कि अब केजरीवाल सरकार अगर कोई भी बिल लाती है, कोई भी फैसला लेती है तो उसके पहले उन्हें उपराज्यपाल की सहमति जरूरी है, तो यानी कि आपने अगर स्टेटमेंट दे दी है बाकायदा कि अब दिल्ली के अंदर सरकार का मतलब उपराज्यपाल, तो अब अगर दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर, दवाइयों को लेकर, लोगों की जिंदगियों को लेकर परिस्थितियां बदलती हैं या बदतर होती हैं, तो फिर किसके दरवाजे पर जाएंगे? उपराज्यपाल लेंगे क्या जिम्मेदारी? देखिए प्रियंका जी, इसको जिस संवैधानिक व्यवस्था को एकदम सही से परिभाषित करने की जरूरत है। हाँ। इसमें उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों को मिल दिल्ली के जनता के काम करने की दोनों की जिम्मेदारी बनती है और दोनों को मिलकर करना चाहिए। दिल्ली की जनता को बचाना
दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों की जिम्मेदारी बनती है और दोनों मिलकर करेंगे। इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई अस्पष्टता नहीं। जी, तो उपराज्यपाल को जब ताकत मिल गई तो अब हालात बदलेंगे। मेरा सवाल ये है कि अब हालात बदलेंगे, वैक्सीनेशन को लेकर हो, दवाइयों की सप्लाई को लेकर हो, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर, अब सुविधाएं मिलेंगी, संसाधन मिलेंगे। देखिए प्रियंका जी, आज भी उपराज्यपाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के संपर्क में थे, काम कर रहे थे उनके साथ और आगे भी करेंगे। चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाई हो। जब 370 से 480 कोटा किया गया, ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, दवाइयों की चिंता की जा रही है, सारी चीजें की जा रही है। आपके पास केंद्र सरकार कर रहा है। आप ही की बारी, एक मिनट रुक जाइए। और आप सुनिए, जब पहला फेज था कोरोना का, तो उस समय दिल्ली को छोड़ नहीं दिया था ना मरते हुए। गृह मंत्री जी सड़क पर आए, खुद प्रधानमंत्री जी ने खुद देखा और लोगों को ध्यान में दिया, तो समस्या का समाधान हुआ। तो इस बार भी होगा, बिल्कुल होगा। थोड़ा मुख्यमंत्री जी को एकदम धैर्य के साथ समझ के और लोगों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, कैप्टन शालिनी सिंह जी, क्या जो परिस्थितियां अभी बनी हैं, अगर केजरीवाल सरकार की शक्तियों को सीमित किया गया तो क्या इसके लिए खुद केजरीवाल सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि बातचीत को लेकर लगातार विरोध बना रहा, लगातार टकराव की स्थिति बनी रही, सामंजस्य की स्थिति बनी रही, कम्युनिकेशन गैप बना रहा। प्रियंका जी, मतलब बहुत असंवैधानिक तरीके से जो काम किया गया है, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार को इन्होंने हटाया और ये इनकी बौखलाहट है, इनकी चीज है। नहीं, हटाया नहीं है, शक्तियां कुछ छीनी है, हटाया नहीं गया। शक्तियां कुछ छीनी क्या है? इस समय इनको और ज्यादा दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को मजबूत करना चाहिए। सारी चीजें जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। आज केजरीवाल अपने घर के लिए या अपने लोगों के लिए नहीं मांग रहे, देश की जनता जिनको वो अपना समझते हैं, जो दिल्ली की जनता है, उसके लिए दिन रात वो लगे हुए हैं। और ये लोग कहाँ कहाँ बाधाएं डाल रहे हैं। अभी इन्होंने बहुत आसानी से कह दिया कि ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा के दे दिया गया। अरे पेपर पे तुम कुछ भी बढ़ाते रहो, ग्राउंड पे बताओ ना। आज किसी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं बढ़ गया कोटा, तो लोग क्यों ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हैं? इन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि दिल्ली सरकार के साथ मिलकर एलजी, जब आपका ये सवाल था कि क्या आप दिल्ली में काम सही होगा, तो अब केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी कम हो जाएगी। तो उनके साथ जब भी कुछ अच्छा होगा तो वो जो एलजी और नरेंद्र मोदी की सरकार का हो गया, लेकिन कुछ बुरा होगा तो वो रोकने के लिए इनको एक किसी को चाहिए, तो वो एक केजरीवाल सरकार को बनाएंगे। अगर इनके पास दवाइयां हैं, सुविधाएं हैं, कोविड जो है ना, ये वैश्विक महामारी पूरे और हमारे पूरे देश पे फैली है। यूपी में भी हटा देना ये, अगर यहाँ पे दिल्ली सरकार नाकाम है आज कोविड की महामारी। तुम्हारे राज्यपाल के साथ समस्या नहीं है ना? नहीं, जैसा कि भाई अगर हम पूर्ण राज्य का दर्जा खाली आम आदमी पार्टी नहीं मांग रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, हर सरकार के मैनिफेस्टो में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही गई और आम आदमी पार्टी इसके लिए लड़ी भी है। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था, जो इन्होंने बहुत आसानी से उस बात को ये भूल गए हैं। लेकिन अगर इनका ये कहना है कि आज अरविंद केजरीवाल यहाँ नाकाम हो गए हैं दिल्ली में कोविड की महामारी को संभालने में, तो ये अपने राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ की बात करें। यूपी में हटा दें, गुजरात में हटा दें, लेकिन वहाँ ये लोग सब कुछ ऊपर कवर करके खत्म कर दो। ठीक है, आप क्या कहने की कोशिश? प्रियंका जी आ रही हूँ आपके पास ब्रिजेश जी। एक कैप्टन शालिनी जी, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि उपराज्यपाल को ज्यादा ताकत देकर दिल्ली को कंट्रोल करने की ज्यादातर शक्ति इनडायरेक्टली केंद्र के पास चली गई है? मैं सीधा ये कह रही हूँ कि मोदी जी बिना चुनाव लड़े दिल्ली में चुनाव जीतना चाह रहे हैं, बस सीधा, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिल्ली में आके सत्ता चलाइए, सरकार चलाइए। 62 सीट जीत के, पहली बार 67 सीट, सेकेंड टाइम 62 सीट, मेजोरिटी से ज्यादा सीटें दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को मिली है, बीजेपी को नहीं मिली है। तो मोदी सरकार जो है वो सत्ता चलाना चाहती है, ये इनको जो है खत्म करने की कोशिश करिए असंवैधानिक तरीके से। नहीं, एक बात बताइए, इसके लिए आखिर केजरीवाल सरकार को कुछ हद तक जिम्मेदार क्यों न माना जाए? जब भी दिल्ली में कोई समस्या होती है, अभी दंगे की स्थिति देखी गई थी बकायदा, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि देखिए पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, केंद्र को कंट्रोल करना चाहिए, वो साइड हो गए। उसके बाद इससे पहले भी सुनिए ना, नहीं अब एक मिनट सुनिए तो सही। 2020 में जब कोरोना का संकट आता है, उसके बावजूद भी उनके बयानबाजियां लगातार बदलती रही। फिर उसके बाद अमित शाह को पूरा टारगेट लेना पड़ गया, पूरा सब कुछ अपने हाथ में लेना पड़ गया, वो मैदान में आए। उसके बाद अभी भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कहते हैं, कुछ 2 दिन बाद उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी स्टेटमेंट अलग हो जाती है। तो क्यों ना माना जाए कि कुछ परिस्थितियों के लिए खुद अरविंद केजरीवाल भी जिम्मेदार हैं? बिल्कुल नहीं है प्रियंका जी, तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अरविंद केजरीवाल दिन रात दिल्ली की जनता के काम के लिए लगे हुए हैं और तरीके से, लेकिन उनकी हर बात
प्रियंका जी, मैं बाधा डाली जा रही है, वो केंद्र की तरफ से सारी बाधाएं डाली जा रही है। ठीक है ब्रिजेश जी, ठीक है ब्रिजेश जी अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं अभिषेक जी के पास जाऊं। प्रियंका जी, बहुत छोटा सा एक प्रश्न मैं रखना चाहता हूं इस बीच में कि अभी ये ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की बात करी थी, प्रेशर में इन्होंने किया। मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, पीएम केयर फंड से 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिल्ली सरकार को पैसा दिया। सिर्फ बुराड़ी के अंदर, मैं बुराड़ी में रहता हूँ, एक ऑक्सीजन प्लांट लगा जिसके कारण 100 लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई डायरेक्टली ऑक्सीजन प्लांट से हो रहा है, जिसके कारण वहाँ 450 पेशेंट है। वैसे समस्या तो है, लेकिन 100 लोगों को उस प्लांट लगने से फायदा मिल रहा है। जो 7 प्लांट नहीं लगाए और उसके कारण जो दिल्ली के लोगों को असुविधा हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा प्रियंका जी? ये किसकी जिम्मेदारी थी? ठीक है, ये प्रेशर में तो नहीं दिया था। ठीक है, पीएम केयर फंड से 8 प्लांट दिल्ली के 8 अस्पतालों में लगा होता तो कितने लोगों की जान बची होती? जो लोग मरे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है अभिषेक जी, अरविंद केजरीवाल जी लेंगे। ठीक है अभिषेक जी, हाँ इनकी बातों को खंडन करने का भी मन नहीं कर रहा, कुछ भी बोलते रहते हैं ये लोग। ठीक है अभिषेक जी, वो ये है कि दिल्ली के लोगों की जान कैसे बचाई जाए, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए। मैं एक छोटा सी बात बीच में रखना चाहता हूँ। अभी बात हुई दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन कैलकुलेशन की। 11 और 12 तारीख को एम्पावर्ड ग्रुप की दिल्ली की कैबिनेट की मीटिंग थी, जहाँ पे सभी देशों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ऑक्सीजन की डिमांड के बारे में बताना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल जी ने 9 मार्च को, यानी कि 11-12 की मीटिंग से 2 दिन पहले एक नोडल ऑफिसर को नॉमिनेट करा, जो ये बताता कि दिल्ली में ऑक्सीजन कितना चाहिए। उनको ये पता करने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए था। 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली इज गुड विद ऑक्सीजन। ये उनके वर्ड से वर्ड टू वर्ड मैं बता रहा हूँ, और दिल्ली में बाकी स्टेट्स की तरह प्रॉब्लम नहीं है। 16 तारीख को उनके नोडल ऑफिसर ने कहा कि दिल्ली में 300 मेट्रिक टन नहीं 700 मेट्रिक टन चाहिए। 2 दिन बाद गिरगिट की तरह बदल गए केजरीवाल जी। पहली चिट्ठी हर्षवर्धन जी को लिखी, दूसरी पीयूष गोयल जी को लिखी, और उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन की। अब प्रॉब्लम क्या है, पिछले 3 महीने से केजरीवाल जी के सारे विधायक या तो गोवा के बीच में फोटो खिंचा रहे थे या यूपी के अंदर जा रहे थे। 62 विधायक होने के बावजूद अगर आप दिल्ली के अंदर व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पा रहे, नैतिक तौर से केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए था। इसका कारण है, आम आदमी पार्टी मतलब एक आम इंसान की सोच वाली पार्टी। मुख्यमंत्री साहब ने कहा जी मैं बंगला नहीं लूंगा, 2 एकड़ का घर ले लिया, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, Z+ सिक्योरिटी ले ली। बात कंप्लीट करने दीजिए मैडम। 25,000 रुपए तनख्वाह रुक जाइए मैडम, बोलने दीजिए मैडम, बोलने दीजिए प्लीज। आप एक मिनट रुक जाइए कैप्टन शालिनी जी, बात पूरी कर लेने दीजिए। सुनिए, देखिए मैडम, आपको मौका मिलेगा ना अपनी बात रखने का, काउंटर कीजिएगा उनको। रुक जाइए जरा, मिलेगा आपको पूरा वक्त। एफिडेविट में कहा ना मैं बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी। और कल इन्होंने सबसे बड़ा 5 बजे तक आम आदमी के प्रवक्ता मेरे साथ खुद टीवी डिबेट में कह रहे थे कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की रिक्वेस्ट आई है, इसलिए हम 100 कमरे 5 सितारा अस्पताल में उनके लिए बुक कर रहे हैं। और हाई कोर्ट ने जब इनको डाटा ऑन ओथ इनसे, तो ये केजरीवाल जी का कैरेक्टर। ठीक है, आपकी बात पूरी आ गई। ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई है। यहाँ पे डॉक्टर राहुल भार्गव का रुख करेंगे, उनसे भी सवाल कुछ पूछने हैं कि आखिर जरूरत अभी क्या है दिल्ली की, सियासत या फिर दवाइयां, ऑक्सीजन, इन सब की सप्लाई। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जी हाँ, दिल्ली की स्थिति को देखते हुए फिलहाल सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर जरूरत क्या है दिल्ली की इस वक्त, खास तौर पर कोरोना काल के चलते जब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आपको बता दें कि यहाँ ब्रिजेश राजी भी हमारे साथ हैं और साथ ही अभिषेक दत्त भी। ब्रिजेश जी, अभी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं दिल्ली के अंदर, खासतौर पे अगर आप लोगों को देखें किस तरह से हॉस्पिटल के बाहर पेशेंट बैठे हुए हैं, उनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं, इंजेक्शन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम बचा हुआ है, ये हमारा सिस्टम कोलैप्स हुआ है दिल्ली के अंदर या सिस्टम ही यही है? प्रियंका जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है। और मैं खुद आपको बताऊं, हम लोग खुद भी चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं, अभिषेक जी भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं, हमें सबको पता है कि रात रात को लोग फोन करते हैं, परेशान रहते हैं एडमिशंस के लिए, ऑक्सीजन के लिए। बिल्कुल समस्या है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। और ये कहीं न कहीं इसमें पूरी व्यवस्था ठीक नहीं होना उसके कारण ये हुआ है। जो राज्य सरकार है उसकी पूरी प्लानिंग नहीं कर पाई, उसकी पूरी योजना, जैसे अभिषेक जी कह रहे थे कि अभिषेक जी शायद एक बात जोड़ नहीं पाए
ये ऑक्सीजन की जो डिमांड थी या जो यहाँ आने वाले जो महामारी जो दूसरा चरण आने वाला था, जो उसकी समस्या आने वाली थी, उस पर सरकार काम करने के बजाय अभिषेक जी बता नहीं पाए, इनके 3 मंत्री शराब की पॉलिसी बनाने में लगे हुए थे। हेल्थ व्यवस्था पे काम करने के बजाय हर वार्ड में 3 हॉस्पिटल या 3 अच्छी व्यवस्था हो, आइसोलेशन सेंटर बनाए, उसके बजाय हर वार्ड में 3 शराब की दुकानें खुले, उसमें वो काम कर रहे थे। शायद अभिषेक जी ये बताना भूल गए थे, मैं उसको जोड़ते हुए बता रहा हूँ। बिल्कुल ये चिंताजनक स्थिति है। और दिल्ली में मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन हो, सबको एकजुट होकर इस समय दिल्ली को बचाने की आवश्यकता है। दिल्ली बहुत दर्द में, ये बहुत वास्तविकता है। मैं आपकी बात से 100% सहमत। ठीक है अभिषेक जी, केंद्र की चूक आप मानते हैं इसमें, जो स्थिति इस वक्त दिल्ली में बनी हुई है? पार्टी की सरकार बीजेपी का बयान आया, स्पीच दी थी ऑनलाइन जर्नलिस्ट कि हमने कोरोना को हरा दिया, और पूरे विश्व भर में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि जो सेकेंड वेव है बहुत जल्दी हो। मैं वैक्सीन की बात करना चाहता हूँ। पहले मई से इन्होंने वैक्सीन ओपन फॉर ऑल करी है। आज कई स्टेट्स के स्टेटमेंट मिले कि पहले मई तक हमको वैक्सीन नहीं मिल रही। देखिए कहीं ना कहीं से हमने प्लानिंग नहीं करी। 14 महीने का लॉकडाउन किस लिए था? 14 महीने का लॉकडाउन था व्यवस्थाओं को बनाने के लिए। आज 14 महीने बाद व्यवस्थाएं ज्यादा खराब है। और मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली के अंदर 5 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल केंद्र सरकार के हैं। एम्स है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया है। वहां की व्यवस्थाएं देखिए। आज अगर मैं आम आदमी पार्टी बात करूं, मोहल्ला क्लिनिक एक भी नहीं खुल रहा। दिल्ली के अंदर टेस्टिंग कम हो गई है। जो जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है, आपने टेस्टिंग कम कर, 6-6 दिन टेस्टिंग की रिपोर्ट दिल्ली में नहीं आती। यह स्पष्ट है कि केजरीवाल सरकार एक तरीके से विफल है। कोई माने 800 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट कैंपेन केजरीवाल जी रन करते हैं, तो किसी एक एड में ये नहीं लिखते कि प्लाज्मा अगर आपको ब्लैक मार्केट में मिल रहा हो तो इस विधायक को फोन कीजिए, रेमडेसिविर दवाई नहीं मिलती तो यहाँ फोन कीजिए। तो आपको लगता है कि उपराज्यपाल को शक्तियां मिलने के बाद हालात बदल जाएंगे? मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से शक्तियां दी गई हैं ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कांग्रेस ने जब ये नियम बनाया था तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थे, देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। परंतु ये लड़ाई कभी नहीं है। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 200 बहुत क्लियरली डिफाइन करता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की क्या पावर्स हैं, और 3 चीजें जो कि लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, इसको छोड़ के सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है। आज तो किस बात, हेल्थ एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, अगर आप जजेस के लिए इतने बड़े बड़े लोगों के लिए बिना उनकी रिक्वेस्ट के होटल बुक कर सकते हो, हमारे सफाई सैनिक, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, उनके लिए आप कल जागे हो। अब तक आपने नहीं सोचा कि बिना बसों के एक सफाई सैनिक साइकिल में 30 किलोमीटर कैसे जाता होगा। और ये 14 महीने के लॉकडाउन की बात, ये सारी बातों से मैं एकदम क्लियर हूं। परंतु मैं फिर आपको रिपीट करना चाहता हूँ, लोकतंत्र, जनता जनार्दन, अगर जनता ने चुना है केजरीवाल जी के 62 विधायकों के साथ, तो जनता ही डिसाइड करनी चाहिए थी। कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि एलजी रूल, आप वोट एलजी के लिए दे रहे हो, भारतीय जनता पार्टी जीतती तो रूल बदलती। इस तरीके से इस समय करना ये प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, बट मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि 1 महीने दिल्ली में ज्यादा मौतें ना हो, लोग ज्यादा परेशान ना हो, मिलके काम कीजिए। पॉलिटिक्स तो जिंदगी भर करते रहेंगे। अगर ये समय अगर हमने काम नहीं करा, हर एक के घर में 2 या 3 लोग संक्रमित हैं। दिल्ली की हालत है, जिस घर में घंटे बचाओगे वहां को मरीज मिलेगा। ठीक है ब्रिजेश जी, मरीजों को रोकना हमारी। ठीक है ब्रिजेश जी, जब तक पावर जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास थी तब तक तो ट्यूनिंग सही नहीं बैठ रही थी केंद्र सरकार की, लेकिन अब चूंकि ज्यादातर पावर आपने उपराज्यपाल को दी है तो अब तो ट्यूनिंग सही होगी ना। अब मानकर चलें कि आने वाले दिनों में जो हालात हैं दिल्ली के वो बदल जाएंगे। की जो समस्या थी उसके साथ खड़ी थी। आपने देखा होगा कि देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्टली नजर लगा के, और पिछली बार जो पहली लहर थी उसमें कैसे काम किया था और इसमें भी काम करेंगे। आप एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जब आग्रह किया कि मैं जो आसपास के राज्य हैं, जो अन्य राजनीतिक दलों की जहां सरकार है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि दिल्ली को इस समय आवश्यकता है, आप मदद करिए। तो हिमाचल सरकार ने, हरियाणा सरकार तुरंत उनके साथ खड़ी हुई। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये बीमारी है प्रियंका जी। ये किसी को भी किसी समय हो सकती है, वो नेता देख के नहीं होती है, राजनीतिक दल देख के नहीं होती है, ये किसी को भी हो सकती है। तो मेरा एक आग्रह है कि ये जो समस्या है, पहले इस दिल्ली के लोगों को इससे निकालना है और
बिल्कुल जो अभिषेक जी कह रहे थे कि बिल्कुल कम मृत्यु दर कम हो दिल्ली का, हम सभी लोगों को मिलकर उस पे काम करना है। ठीक है, मेरा सवाल तो अभी वही रह गया कि ट्विनिंग अब उपराज्यपाल के साथ सही रहेगी ना? मतलब अभी मानकर चला जाए कि जो रेट है, डेथ के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कोरोना की वजह से, संक्रमित मामले जो सामने आ रहे हैं, अब दवाइयों की समस्या नहीं होगी, ऑक्सीजन की समस्या नहीं होगी, हॉस्पिटल में बेड की समस्या नहीं होगी, क्योंकि उपराज्यपाल के साथ अब ट्यूनिंग सही होने वाली केंद्र सरकार की। बिल्कुल नहीं होगी। देखो प्रियंका जी, पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है, और बिल्कुल सारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। आप 17 तारीख से और अब तक का देखेंगे कि काफी सुधार हुआ है और धीरे धीरे स्थितियां कंट्रोल में आ रही हैं और आ जाएंगी 1-2 दिन। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अब चूंकि ताकत उपराज्यपाल के साथ है तो ट्यूनिंग सही बैठेगी और आने वाले दिनों में दिल्ली के हालात शायद बदल सकते हैं। हालांकि इस पर साफ वो बोले नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है कि हो सकता है कि दिल्ली में आने वाले समय में जो डेथ रेट है और उसके साथ साथ जो कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर कुछ फर्क पड़े। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रखिए एबीएन के साथ।